मैं यहाँ पे अंकित सर आपके पास आना चाहूँगा। गोल्ड ईटीएफ ने पिछले रक्षाबंधन से अब तक 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है सर। अब क्योंकि देखिए कहा जाता है कि भाई पुरानी चीज़ों को जो है वो चेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये है कि अभी भी आपको लग रहा है ये अपसाइड बाकी, क्योंकि पूरे साइकिल होता है और एक बार साइकिल मान लीजिए घूम जाता है तो कई बार ऐसा भी दिखा गया कि लंबा समय लगता है सर इंतज़ार में। तो आपका क्या मानना है कि गोल्ड में अभी भी निवेश का मौका बचा हुआ है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो में आप कभी भी ईटीएफ के थ्रू कर रहे हैं तो आजकल, पहले के लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते थे, लेकिन आज ये पता है कि आज लोग इसको एक्सपेंस की तरह देखते हैं। अगर आपके मंथली एक्सपेंस के अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो इसको एक्सपेंस की तरह देखना चाहिए, इसको खर्चों की तरह देखना चाहिए, ताकि आपको ये बर्डन ना लगे कि यार मेरे अकाउंट से इतना रुपया कट रहा और इसके अंदर इतना लॉस हो गया है। हमेशा कोई भी अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर गोल्ड के अंदर आप निवेश करके चलते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। क्या ये 5,000 रुपए महंगा नहीं था? क्या ये 50,000 रुपए महंगा नहीं था? क्या ये 90,000 रुपए महंगा नहीं था? और क्या ये 1.5 लाख रुपए में महंगा नहीं है? कि हर समय आपको लगेगा कि गोल्ड के अंदर महंगा है। महंगा कभी भी नहीं होता है, चीजें हमेशा ड्राइव होती हैं और गोल्ड की रैली हमेशा आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। इतने सालों से अगर हम देख रहे हैं तो गोल्ड की कीमतें हमेशा बढ़ती हुई नजर आई हैं। अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड है ये आने वाले टाइम में अभी और तेज हो सकता है, इसकी वैल्यू है। थोड़ा सा अगर मेरे दिमाग से अगर सोचेंगे, आपको 1.5 लाख रुपए शायद महंगा लग सकता है, लेकिन मैं इंटरनेशनल मार्केट की टर्म्स की अगर बात करूं तो $4500 है। $4500 की चीज जीरो नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूं $4500 की जीरो नहीं होगी, लेकिन $10,000 क्रॉस करने की ताकत रखता है। अब आप कितना लॉन्ग टर्म में इसको रख सकते हैं? आज की तारीख में इसको एक्सपेंस के बोर्ड में लीजिए। लोग इनको से निवेश बोलते हैं, मुझे लगता है कि इसको एक्सपेंस मोड में अगर लेना चालू कर दिया तो आप यहां पे बहुत सारा अपना जो टेंशन है उसको फ्री कर सकते हैं। इसको देखिए मत, निवेश करते चलिए। जितना लंबा आप निवेश करके चलेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, कहीं पे भी हो, शुरू के 10 से 15 साल, शुरू के 10 से 15 साल आपका पैसा प्लस होता है, आपका पैसा प्लस होता है। लेकिन जैसे ही आप 15 साल के बाद उस पोर्टफोलियो को देखेंगे, अपने म्यूचुअल फंड हो गया चाहे गोल्ड हो गया, तो 15 से 25 साल के बीच में वो मल्टीप्लाई होता है। तो शुरू के 10 से 15 साल तो आपका प्लस होता दिखेगा, आपको लगेगा यार इतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा है या फिर बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप 15 साल कंप्लीट करेंगे तो 15 साल के बाद 15 से 25 साल में वो पैसा मल्टीप्लाई होना चालू होता है। अगर आपने उसको बीच में तोड़ा नहीं है, बीच में अगर आपने कुछ भी नहीं करा है, तो ये पैसा बहुत बड़ा ग्रो होता हुआ दिखेगा। इसलिए कभी भी आप अगर निवेश करके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म का मत सोचिए और कभी ये मत सोचिए कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। हमारे पास से 20 साल पहले भी कुछ अलग कहानी थी, आज से 50 साल पहले भी अलग कहानी थी, और आज से 100 साल पहले की भी अलग कहानी थी, और आज से 200 साल बाद भी अलग कहानी रहेगी। हर बंदा हर समय निवेश के लिए तैयार है। मार्केट हमेशा दोनों तरफ चलेगा। मार्केट अगर क्रैश भी होगा तो वापस ऊपर भी जाएगा, और नए हाइज बनाना मार्केट का काम है। तो ये नहीं बोल सकते कि दिस इज द राइट टाइम और दिस इज द रॉन्ग टाइम। निवेश के लिहाज से कोई समय सही और गलत नहीं होता है। निवेश करना इंपॉर्टेंट होता है, और आप कितने लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईटीएफ हो गया, एसआईपी हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टैगर्ड मैनर में हो गया, सारी चीजें एक ही हैं। धीरे धीरे नीचे के लेवल पे निवेश करते चलिए, एक बड़ा अपना कॉर्पस क्रिएट करिए। आने वाले टाइम में आपके जब टाइम आपकी जरूरत होगी, मैं 20 से 25 साल बाद, तब वहां पे आपको रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा अंकित सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि दर्शकों के हमेशा इस तरीके से सवाल आते हैं और इस पर अब मैं चाहता हूँ आप रोशनी डालिए सर, क्योंकि वो हमेशा गोल्ड वर्सेस सिल्वर जो है वो कंपेयर करते हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि तब स्थितियाँ अलग थी, अब स्थितियाँ अलग हैं, आपका क्या मानना है कि दोनों में से क्या बेहतर विकल्प है? देखिए, स्थितियां कभी भी अलग नहीं होती हैं। पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है और गोल्ड सेफ हेवन मेटल है। यहां पे मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं आपको। गोल्ड के अंदर भी आपको निवेश करके चलना चाहिए, सिल्वर के अंदर भी निवेश करके चलना चाहिए। एक समय आया था जहां पे हमने देखा था $20-22 $25 चांदी चलती थी, और आज देख रहे हैं हम $70 के आसपास ट्रेड कर रही है। 120 हमने देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम नीचे की अगर बात करें तो अब वापस से नीचे आपको $20-22 नहीं मिलेगा। हर चीज की अपनी वैल्यू होती है, हर चीज का एक जो इन्फ्लेशन काउंट होता है उसको गिना जाता है। डेफिनेटली $75 के आसपास आ गया है, तो अब यहां से वापस से एकदम से आप $200 नहीं देखेंगे। लेकिन फिर वही कहानी बोलूंगा, अभी $70 की चीज चल रही है, जीरो नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको $200 भी क्रॉस करती हुई नजर आएगी। इंडस्ट्रियल मेटल है, समय लगता है। अचानक से आप अगर मान के चलेंगे कि इसने पिछले 3 साल में अगर 3 गुना या 4 गुना रिटर्न दे दिया है, तो ऐसे ही रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट है, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, जैसा अभी सर ने बताया कि आपने पोर्टफोलियो में अगर 15 to 20% एलोकेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह से सिनेरियो है, जिस हिसाब से मेटल्स के अंदर डिमांड निकल के आ रही है, सोलर पैनल्स के अंदर डिमांड निकल के आ रही है, तो यहाँ पे 20% का एलोकेशन होना चाहिए, 15% नहीं। अब मुझे लगता है कि 20% या फिर 22% तक भी इसमें एलोकेशन करा जा सकता है।
जिसमें मेजर पार्ट आपका गोल्ड का होना चाहिए और यहाँ पे सिल्वर का पार्ट यहाँ पे आपका 40% होना चाहिए। तो 60% पार्ट आप समझिए कि गोल्ड का रखिए और 40% यहाँ पे आप सिल्वर का रखिए। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलूंगा, अगर आप गोल्ड का रेशियो 60 और 40 रख रहे हैं, अभी ये वाला सिनेरियो है, अभी जो सिनेरियो है उसमें आप 70 और 30 का भी रेशियो कर सकते हैं, मतलब 70% गोल्ड और 30% सिल्वर। मैं क्यों बोल रहा हूं, गोल्ड सिल्वर रेशियो को ट्रैक करना चालू करिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो, गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर, गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर, इसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 60 के नीचे चला जाता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 के नीचे चला जाता है, तो गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करिए, सिल्वर में कम करिए। और जब ये रेशियो वापस से 90 के पे आ जाए, जब ये रेशियो वापस से 90 पे आ जाए, तब आप मान के चलिएगा फिर अपना सिल्वर के अंदर आपको पोर्टफोलियो बढ़ाना है और रीबैलेंसिंग करके सिल्वर के अंदर आपको 60% तक लेके जाना है और गोल्ड को 40% कर देना है। मार्केट का सिनेरियो इसी तरह से चलने वाला है और मार्केट इसी तरह से मूव करता है, कभी 60 रहेगा, कभी 90 रहेगा, दोनों तरफ के मूवमेंट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप पोर्टफोलियो में 70% गोल्ड और 30% सिल्वर की होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो राय निकल के आ रही है। लेकिन इसी बीच में अच्छा ऋषि सर, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ही पूरा और ज़्यादा यहाँ पे जो है चीज़ें क्लैरिटी और मिल जाएगी हमारे दर्शकों को। कन्हैया लाल जी का भी सवाल है सर, यही ये चीज़ समझना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी गोल्ड ETF या फिर सिल्वर ETF मुझे अभी इन्वेस्ट करना है लमसम के तौर पर 2 लाख रुपये, कहाँ करूँ? तो पहले तो कन्हैया लाल जी को ये अपने आप को पूछना होगा कि आप कितने टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। यहाँ पे ये 6 महीना 1 साल के लिए आप मत सोचना होगा। आपको लॉन्ग टर्म करना है तो आज के प्राइस पे भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्टैगर्ड मैनर में करना है, 6 महीने का आप स्टैगर्ड मैनर कर दो। बट आई फील अगर आपको 10 साल रखना है तो उतना आप टाइमिंग करने मत जाओ, आप सीधा अगर डाल भी दोगे लमसम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1-2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म का नजरिया तो फिर कहाँ फोकस किया जाए सर? सो गोल्ड एंड सिल्वर, सो इन्होंने के 70-30 का रेशियो ले सकते हैं। फॉर मी आई गेस 40-60 या 50-50 रेशियो ले लो, आई डोंट थिंक एनी कुछ प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं 10 साल के लिए 10 साल का मैं बोल रहा हूँ, 5-10 साल का बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 5-10 साल में वो रेशियो तो चेंज होते जाएंगे और अल्टीमेटली दोनों आपको अच्छा सा रिटर्न देते हैं। ठीक है, और इसी बीच में हम लोग अपने दर्शकों को पोल के बारे में बताए थे कि गोल्ड ETF में निवेश का सही मौका है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। उसमें आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ अगर आपका मानना है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर नहीं, और पता नहीं तो फिर उसके ऊपर पता नहीं। लेकिन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया जो है वो आती हुई यहाँ पर दिखेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और रशीद सर मुझे एक चीज़ और समझाइए यहाँ पे कि गोल्ड ETF खरीदना अगर कोई चाह रहा है तो किन पैरामीटर्स के हिसाब से, कौन सी बातें हैं जिनको उसको ध्यान रखना चाहिए? सर ने ये बताया था कि अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड होता है या ETF उसका होता है, तो फिर टेक्निकली हम लोग ट्रैकिंग एरर देखेंगे, उसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। यहाँ पे टेक्निकली बहुत ट्रैकिंग एरर जैसी बहुत बात नहीं होती है, सिर्फ आपको देखना है कि कितना प्रीमियम पे जा रहा है वो, एट द सेम टाइम यहाँ पे कितना एक्सपेंस रेशियो लोग चार्ज करने वाले हैं। अगर वही अगर देख लेंगे तो आप कोई भी फंड ले लोगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा बहुत से 0.5%, 0.6% ऊपर नीचे होगा, कोई मेजर इसके अंदर कभी भी बहुत डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो आई रादर से कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करिए, आप अपने पोर्टफोलियो का असेट एलोकेशन चेक करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, रादर देन क्या एक्सपेंस रेशियो आ रहा है वो चेक करके उतना सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ रही है। अच्छा सर, अंकित सर मैं एक शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर गोल्ड ETF 10% से ज़्यादा चढ़े हैं सर। अब शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि हमारे जो बंधु हैं, जो साथी हैं, जो जुड़े रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म भी प्ले करते हैं सर। तो मैं यही समझना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म में आप किस तरीके से नज़रिया देख रहे हैं, तेज़ी का या करेक्शन का? देखिए, करेक्शन मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। हमने पिछले सिर्फ अगर देखा जाए तो अगस्त महीने में हमने चांदी के अंदर करीब करीब 25 से 30 हजार रुपए की तेजी देखी है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने भी ऑलमोस्ट 25,000 की तेजी यहाँ पे दिखाई है। तो दोनों गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें तो बिल्कुल स्टेबल रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन एज ऑफ कंसर्न आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गोल्ड प्राइसेस है 25,000 के आसपास चला है। ऑलरेडी हमने देखा 25,000 के चलने के बाद में 8 से 9,000 रुपए का करेक्शन भी देख लिया है। तो मेरा मानना है कि अभी भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। 1,55,000 1,52,000 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो वो बेस्ट बाइंग रेंज रहेगी, जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि दिसंबर तक आपको 1,75,000 1,80,000 तक का टारगेट अगर दिखा दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब रशीद सर एक चीज़ और मुझे बताइए यहाँ पर, गोल्ड ETF को अगर हम लोग बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में ये क्या आसान और सुविधाजनक है, किस तरीके से देखा जाए इसको?
सो इसके अंदर आप आपसे गिफ्ट करना तो सबसे पहले उनका या तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उनका जो हम लोग बोलते हैं आप उनका केवाईसी म्यूचुअल फंड में जो होता है या इक्विटीज में होता है उनका ये बराबर केवाईसी बराबर होना चाहिए। अगर वो हो गया, बाद में आप अगर से कोई भी आरटीओ को दे देते हो तो वहाँ पे आरटीओ उसका ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राय निकल के आ रही है। हम लोग यहाँ पे अंकित सर के पास चलते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और गोल्ड की कीमतों को लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट है, अभी हम लोग जैक्सन होल की भी बात कर रहे थे यहाँ पे। डॉलर इंडेक्स की स्थितियाँ हम लोग देख रहे हैं, पीछे तो बॉन्ड यील्ड ने इतना ज़्यादा इंचअप होती हुई दिखी थी, और हम लोग देखते जैसे ही बॉन्ड जो है इंचअप होती है तो उसका डॉलर टर्म एकदम कूल ऑफ हो जाते हैं एकदम। तो वो स्थिति हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे। तो ये तमाम जो टेंशन्स के बीच में आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, गोल्ड के लिए कोई भी एक फैक्टर नहीं काम करता है, सारे फैक्टर्स एक साथ कंबाइन होते हैं, उसके बाद में ही कोई मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि अभी जैक्सन होल में मीटिंग है। अब वो वहां पे इन्फ्लेशन को लेके, अपनी इकोनॉमी को लेके किस तरह से बातें करते हैं, वो डेट को लेके किस तरह से बात करते हैं, बॉन्ड की जो इन्होंने बायबैक की बात करी हुई है, अभी $4 बिलियन की बात करी हुई है 9 सितंबर तक, उसके बाद में $1 ट्रिलियन तक वो बॉन्ड बाइंग की बात कर रहे हैं। तो क्या स्थिति रहती है, उन सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। किस तरह से वॉर सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमी किस तरह से रन कर रही है, कितना मार्केट के अंदर कैड किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको वॉच करना होता है, और इन सारे फैक्टर्स को वॉच करने के बाद में भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी किस दिशा में जा रहा है। यूएस इकोनॉमी सबसे ज्यादा जब मेजर है पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, सबसे पहले यूएस इकोनॉमी को ही देखा जाता है। उसके बाद सेकंड आज की तारीख में फैक्टर है चाइनीज इकोनॉमी, उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करा जाता। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहां पे उसके ऊपर पूरा उसका जो बैलेंस शीट्स हैं, जितने उनके कंसर्न्स हैं, या फिर जितना भी उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, तो सारे डेटा को यहाँ पे वॉच करा जाता है। उसके बाद में गोल्ड की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो तो अलग चीज होते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन ये फैक्टर पता चल जाता है कि गोल्ड के अंदर सेफ हेवन एसेट कितने टाइम तक रहेगा, कितने टाइम तक नहीं रहेगा। और जब जब टेंशन बढ़ेंगी, जब जब तनाव बढ़ेगा, तब तक आपको गोल्ड प्राइसेस ऊपर ही दिखेंगे। ठीक है। अच्छा रशीद सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए किसी को नहीं पता होता कहाँ बॉटम बनेगा, कहाँ ऊपर जो है यहाँ पे ऊपरी स्तरों तक पहुँच के वहाँ से मुनाफा वसूली आएगी। लेकिन एक इन्वेस्टर के नाते गोल्ड ईटीएफ में अगर कोई सिप कर रहा है तो हर महीने क्या उसे नियमित निवेश करना चाहिए, जैसे अभी एक दर्शक आए थे, या फिर लमसम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? कौन सा तरीका है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? सो एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप फिक्स डेट पे ईएमआई की तरह आपका पैसा डेबिट हो जाता है और आपका इन्वेस्ट हो जाता है। तो सिप का मेन बेनिफिट क्या है कि आप अपना मार्केट टाइमिंग नहीं कर रहे, डिसिप्लिन मैनर से आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा सा रिटर्न बनाएगा। जैसे सर ने बोला था कि आपको 10 एक साल में आपको परसेंटेज वाइज आप अच्छा जाओगे, मतलब आपको परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा, 10-15 साल के बाद आपका मल्टीप्लायर चालू हो जाएगा। सो यहाँ पे एसआईपी थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हो। लमसम अगर बीच में आपके पैसा आता है तो लमसम भी डाल दीजिए। तो दोनों स्ट्रेटेजी अच्छी है, आई गेस दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एसआईपी करो, बिकॉज जब मार्केट ज्यादा डिप हो जाता है यू कैन इन्वेस्ट लमसम, और से जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, तो आप एसआईपी के थ्रू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए ठीक है, तो सर की यहाँ पे जो है वो राय निकल के आ रही है। एक हमारे जो प्राइम मेंबर बन गए देवाशीष देव जी, तो वेलकम टू दी बोनस फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। और अगर आप कोई सवाल भेजना चाहते हैं आज के शो की थीम के ऊपर तो प्लीज़ भेजिए। अब अंकित सर, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है सर कि फिजिकल गोल्ड के तौर पे एक बेहतर विकल्प हो सकता है, एक मुश्त के तौर पे हो सकता है? यहाँ पे मौजूदा जो स्थितियाँ हैं, अगर यहाँ पे किसी को स्टैगर मैनर में बढ़ना हो तो वो वैसे बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए सर आगे? देखिए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं तो बिल्कुल है। आपके पास अमाउंट अगर रखा हुआ है, चाहे आप इक्विटी में निवेश करिए, चाहे आप कमोडिटी में निवेश करिए, चाहे आप गोल्ड में करिए, सिल्वर में करिए, मिड कैप में करिए, लार्ज कैप में करिए, किसी में भी करिए। आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी 2 लाख रुपए हैं तो 2 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल आप करिए, मैं मना नहीं करता हूं। आप उसको मैंने इसने इन्वेस्ट करिए, अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे सलाह लीजिए, उसके बाद में आप निवेश करना चालू करिए। लेकिन चाहे कोई भी आप बल्क बाइंग करें, कोई भी बल्क बाइंग करें, उसके साथ में एसआईपी को जरूर उसके अंदर ऐड करें। भले वो 500 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, 5000 महीने की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी आप फंड चूज करिए, कोई सा भी आप एसेट क्लास चूज करिए, लेकिन आपको उसके साथ में बल्क बाइंग के बाद में आपको एसआईपी करना जरूरी है, ताकि आप एक ही रेट पे फंसे ना। और वो कहीं से भी आपने बाइंग करी हुई है तो वहां से एवरेजिंग प्रॉपर लेवल पे होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर एवरेजिंग हो रही है, चाहे 1000 रुपए महीने से हो रही है, चाहे 2000 रुपए महीने से हो रही है, चाहे 500 रुपए महीने से हो रही है, लेकिन अगर एवरेजिंग प्रॉपर हो रही है तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने अगर बाइंग करके एक बार में छोड़ दिया और यहां से पूरा की पूरा मेरा जब गोल्ड यहां से डबल होगा, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड जब डबल होगा या फिर गोल्ड में 20 से 30% का रिटर्न आएगा तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं चला
तो भी आपका धीरे धीरे एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, और अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो भी आपका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, तो आपका जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके नीचे आती रहेगी। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। आप बल्क बाइंग करिए, मैं मना नहीं करता हूं, बल्क बाइंग करना भी चाहिए। अगर आपके पास में पैसा आया है, लमसम पैसा कहीं से भी आया है, या फिर आपने अपने सेविंग करके एक लमसम पैसा इकट्ठा करा हुआ है, आप डालिए। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ पैसा नियमित रूप से उसके अंदर डालते रहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो बड़ा भी हो, नीचे के लेवल पे एवरेज भी होता जाए, और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सके। चलिए, अच्छा अब मैं ऋषि सर के पास आता हूँ। सर एक चीज़ समझाइए हमारे दर्शकों को कि गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ शुरू करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितने साल का नज़रिया रखना चाहिए, ताकि कम से कम शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है उसका असर तो कम से कम ना हो। इस तरीके की कैसी रणनीति अपनाई जाए सर यहाँ पर? सो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो आपका कंपाउंडिंग डे 1 से स्टार्ट, पर आपको कंपाउंडिंग का रियल इफेक्ट आपको दिखता है कि जहां पे आपका पैसा डबल होना स्टार्ट हो अराउंड 8-10 इयर्स के बाद। आप देखोगे एवरी 5 इयर्स पे 5 to 6 इयर्स पे आपका पैसा डबल होगा। रूल ऑफ 72 बोलता है, ठीक है। तो अगर आप अगर से लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए आए हो तो एटलीस्ट आप उसको लॉन्ग टर्म रख दीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अगर कोई भी एसआईपी आपको करना है, एसआईपी का मतलब ये है कि आपको स्लोली एंड स्टेडली आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म में उसका पैसा बढ़ता है। तो एनी एसआईपी, बीच में इकोनॉमिक टाइम्स का भी एक डेटा आया था जहां पे बोलते कि आप इफ यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द इक्विटी फंड्स, अगर 5 साल के ऊपर आपने रखा होगा तो आपका एवरेज एसआईपी का रिटर्न 15% आता है। पर वही अगर से आप 1 साल में अंदर पैसा निकालते हो तो आपको एवरेज लॉस अराउंड 23% एवरेज लॉस माना जाता है कि 23% टाइम्स आप शायद लॉस कर सकते हैं। तो एसआईपी एटलीस्ट आपको 6-7 इयर्स, आई ऑलवेज से कि इट इज अ परपेचुअल थिंग, लाइफ टाइम आपको एसआईपी करनी है। तो एटलीस्ट 5-6 साल तो आपको रखना ही पड़ेगा कि उसका आपको अच्छा सा इम्पैक्ट दिख पाएगा। 1-2 साल में एसआईपी शायद मार्केट बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया, अलग बात है, पर एटलीस्ट 5 to 6 इयर्स तो मिनिमम साइड पे रखना है, उसके ऊपर तो बहुत ही अच्छा। ठीक है। अच्छा अंकित सर, बहुत शॉर्ट में चाहूँगा आपसे आंसर में। एक तो पहला कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 5 साल का नज़रिया लेके चलूँ, कहाँ पर आप गोल्ड को देख रहे हैं यहाँ पर? और दूसरा, भाई बहनों के लिए, जो भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, गिफ्टिंग तो ये है कि सबसे पहले सलाह देंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज की तारीख में गोल्ड जिस तरह से है, निवेश बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सब कोई सा भी क्लास हो, आपको निवेश करके चलना चाहिए। और निवेश करना आज की तारीख में अगर बोले तो डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैं यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा कि ज्वेलरी जो भी है, जितनी भी फीमेल्स हैं वो ज्वेलरी जो खरीदना पसंद करती हैं, उनको मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि ज्वेलरी जो है वो कंज्यूमेबल आइटम है, वो कंज्यूम करते हैं आप, जितनी जरूरत है उतनी ही लीजिए। निवेश अगर करना है तो ज्वेलरी के फॉर्म में कभी मत करिए, उसको ईटीएफ के फॉर्म में करिए, उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, या फिर आप सबसे बेस्ट अगर चीजें अगर आप लेना भी चाहते हैं, फिजिकल में लेना चाहते हैं, तो कॉइन एंड बार्स के थ्रू आप ले सकते हैं। वो आपका निवेश है, उसके अंदर इतने सेंटिमेंट्स आपके कभी नहीं जुड़े नहीं होंगे जितनी ज्वेलरी के अंदर सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। और लॉन्ग टर्म के, आपने शॉर्ट टर्म की वजह बात करिए, तो शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2,05,000 के आसपास गोल्ड जा सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो मुझे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अभी टारगेट मुझे लगता है कि देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स मार्केट के अंदर होते हैं। जी सर अंकित सर, साथ ही में आपका डिस्क्लेमर भी चाहूंगा। जी, डेरिवेटिव मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी अच्छा ऋषि सर, आपसे भी बहुत ही फाइनल कोट और शॉर्ट में सर, आपकी क्या सलाह रहेगी भाई को बहन के लिए? भाई बहन अगर से गोल्ड सिल्वर अगर देना है तो वेल एंड गुड आप दे दीजिए, पर ऑलवेज ट्राई कीजिए कि आप फिजिकल में मत जाओ, आप उसको लिक्विड एज एन लिक्विड फॉर्म में रखो, जो ईटीएफ हो, इंडेक्स फंड हुआ। पर एट द सेम टाइम वो भी चेक करेगा, जैसे उनको 10-15 साल तक रखना है तो आप इक्विटी का भी एलोकेशन ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गोल्ड दे दीजिए। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। गोल्ड एंड सिल्वर एज आई सेड करो 10 to 15-20% के आजू बाजू आप वहां पे एलोकेशन लीजिए, बट पूरा का पूरा गोल्ड एंड सिल्वर इज अगेन समथिंग काफी, उसको कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो ठीक है, छोटा मोटा देना है तो दे दीजिए, पर अगर से बड़ा पैसा देना है तो उसको डाइवर्सिफाई करके उसको पूरा एक गिफ्ट दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है।